नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जितने भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। यानी 23 शिफ्ट का टोटल 300 क्वेश्चन फिजिक्स का है और सारे फिजिक्स का क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी करते हैं या एलपीसीबीटी 2 का, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार इस पूरे वीडियो को रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा हुआ है, यानी सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का भी एक मास्टर वीडियो लाएँगे और उसके बाद जो है बायोलॉजी का भी एक मास्टर वीडियो आएगा। यानी टोटल जो क्वेश्चन है इसमें आपको फिजिक्स का 300 क्वेश्चन दिया गया है, यानी पूछा गया है। टोटल 23 शिफ्ट में 300 क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसको करने वाले हैं। चलिए, उससे पहले सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ हम लोग 1000 लाइक इस वीडियो को लक्ष्य रखते हैं, यानी जल्दी से आप लोग 1000 लाइक कीजिए, तब जो है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का मिलेगा और फिर बायोलॉजी का मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन से। देखिए, प्रथम क्वेश्चन पूछा गया था कि उमा 60 मीटर लंबे पुल में तैरती है। वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी सीधे रास्ते पर तैरती हुई 120 मीटर की दूरी तय करती है। तो उमा का औसत वेग कितना होगा? ये क्वेश्चन लगभग 80% स्टूडेंट जो है वो गलत जो है स्कोर करके आए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी उमा जो है, यानी 60 मीटर एक छोर से दूसरे छोर तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक आई। तो ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों बराबर है, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घट जाएगा, तो ये शून्य हो जाएगा। यानी दोनों 60 ही है, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों बराबर है, इसलिए इसका आंसर शून्य हो जाएगा। यानी 0 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका औसत वेग हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? यानी पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? तो दोस्तों m से स्वतंत्र होगा, यानी द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा, यानी द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यानी m से स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए और अन्य कारकों में परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी? कह रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए और अन्य कारकों में परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक की प्रतिरोधकता क्या होगा? तो प्रतिरोधकता होगा वो एक समान हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका एक समान हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 कूलम्ब विद्युत आवेश के बराबर होता है? यानी 1 कूलम्ब विद्युत आवेश का मान आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए? यानी किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए? तो उस पर असंतुलित बल जो है लगाना चाहिए, असंतुलित बल हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि यदि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया प्रणोद यानी दाब 50 न्यूटन है, तो वस्तु पर डाला गया दाब कितना हो जाएगा? तो दाब जो है दोस्तों, यानी ये 500 हो जाएगा, 500 पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन सी 500 पास्कल हो जाएगा। यहाँ पे दाब पूछा था, तो ये 500 पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में डैश होता है या होती है? कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में डैश होता है या होते हैं? तो 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यानी 2 त्रिभुजाकार आधार होता है और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र पर विचार कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है? यानी जो क्वेश्चन दिया गया है वो हार्ड से ईजी दिया गया है। तो पहले आपको हार्ड इसमें मिलेगा ये इस पीडीएफ में, उसके बाद आपको लास्ट में इजी क्वेश्चन मिलेगा। तो शुरू वाले सारे क्वेश्चन जो है वो हार्ड है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा।
चलिए, करा कि धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र पर विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है। प्रथम कथन है कि लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबक क्षेत्र लगभग स्थिर होता है, बिल्कुल सही है। परिनालिका एक प्रकार से दंड चुंबक की भांति कार्य करता है, यानी परिनालिका जो है वो एक प्रकार का दंड चुंबक की भांति कार्य करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबक क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है, तो दोस्तों ये ऑप्शन सी गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि हम फेरों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो चुंबक क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन जो है वो सी गलत दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, यानी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो इसे प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रणोद कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरण एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसारित होती है। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज के बराबर हो। तो वस्तु को दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखने पर जो है ये बीम का साइज और प्रतिबिंब दोनों बराबर बनेगा, यानी दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखने पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रथम कथन है कि यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यानी जो फोकस होता है ये सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, बिल्कुल सही है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नहीं, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुख्य फोकस वह बिंदु है जहाँ दर्पण के से परावर्तन के बाद सभी आपतित किरण मिलती है, तो ये कथन सी नंबर गलत दिया गया है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास किसके समान होता है, यानी किसके समान होता है, तो ये द्वारक के समान होता है, यानी गोलीय दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ का व्यास होता है ये द्वारक के समान होता है। यदि किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो किस प्रकार का दर्पण होगा, तो यह पॉजिटिव दिया गया है, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा, यानी इसका आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए, टिंडल प्रभाव में प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण क्या निर्धारित करता है। तो टिंडल प्रभाव में प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण प्रकिरणित कणों का साइज निर्धारित करता है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, कह रहा है कि एक विद्युत बल के तंतु द्वारा 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश के बराबर होगी। तो दोस्तों ये 3 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो प्रथम कथन है कि किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी त्वरण जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान चुंबक क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। एक समान चुंबक क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाएं के द्वारा, समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाएं के द्वारा जो है ये दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को अवतल लेंस के f और 2f के बीच रखा जाता है, तो कौन सा विकल्प प्रतिबिंब को विशिष्ट को दर्शाता है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी और छोटा बनेगा। जब f और 2f के बीच रखेंगे किसी भी वस्तु को तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और छोटा बनेगा, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम के युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कितना होगा। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो है इसका अनुपात 1 से अधिक होगा, यानी 1 से अधिक और एक स्थिरांक होगा, 1 से अधिक होगा और एक स्थिरांक होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। प्रथम कथन है कि यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। यानी जो यूवी विकिरण है ये जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है। तो दोस्तों ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी है। यानी ओजोन की जो मात्रा है 1980 से घटने लगी है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 ये दोनों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ना होने वाली किरण पर विचार करें तो क्या होगी, या क्या होगी। तो दोस्तों ये नहीं करा कि एक अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ना होने वाली किरण पर विचार करें। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता रो है, तो प्रतिरोधक की 3 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोधकता होगा वो रो ही होगा। यानी यानी इसका रो ही हो जाएगा। प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोधकता होगा वो रो ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए और कराए इनमें से कौन सा कथन वो सही नहीं है। तो प्रथम कथन है कि यह यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबक क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी धारा वृद्धि करने से चुंबक क्षेत्र की प्रबलता भी वृद्धि होता है। हम चुंबक क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं यानी वामहस्त नियम का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं तो चुंबक क्षेत्र कम होता है, बिल्कुल सही है। यदि हम धारा की दिशा को उल्टा दे तो चुंबक क्षेत्र दिशा भी उलट जाएगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन जो बी दिया गया है ये गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रमशः I1 और I2 और I3 ये सभी धारा है। तो विद्युत धाराएं वाले 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 पार्श्व संयोजन के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सही दिया गया है। और यहाँ पे I जो है विद्युत धारा है, बिल्कुल सही है, और R जो है प्रतिरोध है। चलिए तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। यानी पार्श्व क्रम यानी श्रेणी क्रम हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धारावाही प्रणालिका के अंदर एक मृदु लोहा दंड डाला जाता है। जब मृदु लोहे से बने दंड को प्रणालिका के अंदर डाला जाता है तो धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र जो है ये बढ़ जाएगा। यानी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र जो है ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों हो जाएगा यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। जो मुख्य फोकस होता है ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और बाकी है कि इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करता है, तो ये गलत दिया गया है। यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन इसका सिर्फ ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रभाव में दिखाई देने वाले धूल के कणों की आभासी अनियमित और स्थिर गति प्रतीत होने का क्या कारण है। यानी गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रभाव में से दिखाई देने वाले धूल के कणों की आभासी अनियमित और स्थिर गति प्रतीत होने का कारण क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो निम्नलिखित में से कौन सा राशि जो है वो स्थिर नहीं रहता है। जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो कौन सी राशि स्थिर नहीं रहता है। तो दोस्तों ये दूरी जो है ये स्थिर नहीं रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान m के एक निश्चित ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान g है। तो 4m द्रव्यमान वाले दूसरे ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा।
तो जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है ये सभी जगह समान होता है, तो यानी कैपिटल जी यानी समान हो जाएगा, यानी जी यानी कि जी कैपिटल जी जो है वो सभी जगह समान होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण कितना यानी कोण क्या कहलाता है? त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो ये प्रिज्म कोण कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। चलिए, कांच के प्रिज्म में से गुजरते समय निम्नलिखित में से किस वर्ण का प्रकाश न्यूनतम कोण पर मुड़ता है? तो ये पीला रंग का प्रकाश जो है न्यूनतम कोण पर मुड़ता है, नहीं ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, पीला रंग। यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु की साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है ये दर्पण के पीछे फोकस पर होगा, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे फोकस पर होगा। चलिए, यानी जब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो उसका जो साइज है वो छोटा बिंदु आकार का बनेगा, यानी बिंदु आकार का साइज बनेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विराम अवस्था से आरंभ होने वाली एक मोटरसाइकिल यानी 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग प्राप्त कर लेती है, यह मानते हुए कि यदि त्वरण एक समान है तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी जो हो जाएगा दोस्तों ये 150 मीटर हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, तो बिल्कुल सही है, नहीं प्रकाश की चाल जो है माध्यम पर निर्भर करती है, ये बात बिल्कुल सही है। दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होता है, तो ये कथन गलत है, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये बराबर नहीं होता है। आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन पर पृष्ठ पर अभिलंब एक ही तल पर होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि चुंबक क्षेत्र रेखाओं पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, चुंबक क्षेत्र के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्रथम कथन है कि किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा वह दिशा मानी जाती है जिस दिशा में चुंबक दिशा सूचक सुई का उत्तर ध्रुव संकेत करता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चुंबक क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता विद्यमान रहता है और इसे क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। चुंबक क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो है वो बंद वक्र होती है। नेक्स्ट है यदि चुंबक क्षेत्र रेखाएं समांतर और समदूरस्थ है तो ये शून्य क्षेत्र प्रबलता दर्शाती है, तो ये कथन गलत है, यानी ऑप्शन जो है डी ये गलत दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम की खोज के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये सर आइजैक न्यूटन थे, यानी सूर्य के प्रकाश की वर्णक्रम की खोज के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक न्यूटन थे, ऑप्शन इसका डी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो ये 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये कांच की तुलना में पानी से अधिक होती है, प्रकाश की चाल कांच की तुलना में पानी में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ये प्रतिबिंब वास्तविक दर्शाता है, प्रतिबिंब वास्तविक दर्शाता है, यानी जो ऋणात्मक चिन्ह है ये प्रतिबिंब वास्तविक दर्शाता है। चलिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 है और यदि कोई वस्तु दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो दर्पण की स्थिति क्या होगी? तो दर्पण की स्थिति जो है ये अनंत पर बनेगी, यानी दर्पण की जो स्थिति होगी छवि वो अनंत पर बनेगी। विभक्ति ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु का ग्रह यानी ग्रह मॉडल किसने विकसित किया था? तो नील्स बोर ने, यानी ग्रह मॉडल जो है नील्स बोर ने विकसित किया था। चलिए, 4 प्रतिरोध का एक विद्युत गीजर प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो इसमें प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा? तो प्रवाहित धारा जो है ये 5 एम्पियर हो जाएगा, प्रवाहित धारा ये 5 एम्पियर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी था, तो ये आइजैक न्यूटन थे। कौन? तो न्यूटन थे। चलिए, कह रहे कौन सा जो है कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है?
तो किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। तो ये कथन जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसी प्रतिरोधक पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतना ही अधिक प्रवाहित होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, यानी ऑप्शन जो है ए गलत दिया गया है। चलिए, उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच की प्रिज्म में से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। तो इसे प्रक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रक्षेपण कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है? एक गोलाकार दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास होता है। दर्पण का परावर्तक सतह का व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती है। तो समांतर सरल रेखाएं होती है, यानी चुंबक क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो समांतर सरल रेखाएं होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 110 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। तो वस्तु द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो वस्तु के द्वारा जो प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई हो जाएगा ये 5 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि करें उस समीकरण को चयन कीजिए जो समय के सापेक्ष में मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु के अंतिम वेग और आरंभिक वेग से संबंधित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी वी माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा, यानी वी बराबर यू प्लस ए टी। इसी को जो है यू को इस साइड लेकर आएंगे तो यू माइनस हो जाएगा, यानी वी माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा। तो इसी को जो है तोड़ के इस साइड लाया गया है। ये जो है प्रथम समीकरण है, यानी न्यूटन का प्रथम समीकरण का सूत्र दिया गया है। गति का प्रथम सूत्र है वी बराबर यू प्लस ए टी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत दिया गया है, सॉरी सही दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के मान के बराबर होता है? तो ये 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम होता है, यानी जूल प्रति कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान m का एक पिंड द्वारा द्रव्यमान 4m का एक पिंड समान ऊंचाई से गिराया जाता है। तो दोनों पिंड द्वारा जमीन तक पहुंचने में लगने वाले समय का अनुपात क्या हो जाएगा? तो दोनों का समय जो है बराबर हो जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा। यानी एक m द्रव्यमान की वस्तु है और एक 4m यानी 4m द्रव्यमान की वस्तु है। दोनों जो है समान समय में पृथ्वी पर पहुंचेगा, तो इसका अनुपात जो है समान हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत धारावाही प्रणालिका के चारों ओर के चुंबक क्षेत्र के बारे में सत्य है, यानी कौन सा विद्युत धारावाही प्रणालिका के बारे में सही कथन दिया गया है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, ऑप्शन है कि प्रणालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र एक समान होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रणालिका के भीतर जो है वो चुंबक समान होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रणालिका के बाहर का चुंबक क्षेत्र प्रणालिका के भीतर के चुंबक क्षेत्र के परिमाण के समान होता है। तो ये दोस्तों गलत दिया गया है, यानी भीतर और बाहर में अंतर होता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि प्रणालिका के चारों ओर का चुंबक क्षेत्र एक डन चुंबक के चारों ओर के चुंबक क्षेत्र के समान होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी 1 और 3 जो है वो सही दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट है कि कौन वोल्टता को दर्शाता है? तो वोल्ट बराबर होता है कार्य बट्टे विद्युत धारा गुणे समय हो जाएगा, यानी कार्य बट्टे विद्युत धारा गुणे समय हो जाएगा। ये वोल्टता का जो है फॉर्मूला होता है कार्य बट्टे विद्युत धारा गुणे समय। चलिए, नेक्स्ट है कि आवर्धन में एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब डैश है। तो धनात्मक अगर रहेगा तो ये आभासी बनेगा, यानी आभासी है तो वो धनात्मक होगा, और ऋणात्मक चिन्ह ये वास्तविक को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि धनात्मक रहेगा तो आभासी बनेगा और ऋणात्मक रहेगा तो ये वास्तविक बनेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक नियत बल 4 न्यूटन और 2 केजी द्रव्यमान के एक डिब्बे पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। तो इसका आरंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है। तो इस डिब्बे का अंतिम वेग क्या होगा? तो अंतिम वेग जो है ये 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो कितनी ऊर्जा का उपयोग होता है? तो 1 वाट घंटा का उपयोग होता है। 1 वाट घंटा का उपयोग होता है। चलिए, नेक्स्ट है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है
और वे दो अलग अलग पिंडों पर लगती है, यानी प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये न्यूटन का तृतीय लॉ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। तो क्षण चुंबक के अंदर पूछा है, तो अंदर में जो है ये दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है, यानी एक क्षण चुंबक के अंदर जो है ये दक्षिण ध्रुव से ये उत्तर ध्रुव की ओर जो है रेखाएं की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अभिसारी लेंस की क्षमता 4.5 डायोप्टर है, तो अपसारी लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है, तो एक साथ रखे गए लेंस की संयोजन की क्षमता क्या हो जाएगा। तो इसकी संयोजन क्षमता जो है ये आपस में घट जाएगा, तो ये प्लस 1.5 डायोप्टर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 1.5 डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब m द्रव्यमान की एक वस्तु को गुरुत्व के विपरीत ऊंचाई h तक उठाया जाता है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, और कहे कि mgh परिमाण की वृद्धि हो जाएगा, यानी जब उठाएंगे तो mgh के परिमाण में वृद्धि होगा। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू 1 से बड़ा होने का कारण क्या है। तो म्यू 1 से बड़ा होगा तो निर्वात में प्रकाश की चाल पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक होगा, तब जो है म्यू का मान 1 से अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम अपनी साइकिल की ब्रेक लगाता है और साइकिल गति की विपरीत दिशा में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यदि ब्रेक लगाने के बाद साइकिल को रुकने में 10 सेकेंड का समय लगता है, तो साइकिल द्वारा इस समय अवधि में तय की गई दूरी का गणना कीजिए। तो दूरी जो हो जाएगा ये 100 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी 100 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिमाण 2.02 गुणित 10 न्यूटन है, तो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल का परिमाण क्या हो जाएगा। तो ये समान हो जाएगा, यानी 2.02 गुणित 10 न्यूटन हो जाएगा, यानी समान बल लगाएगा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि करा कि कौन सा विकल्प न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समान है, न्यूटन गति के दूसरे नियम का बराबर है। तो किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन रंग कौन सा है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन जो रंग होता है वो नीला रंग होता है। कौन सा, तो नीला रंग हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रकरणों में से किस प्रकार के चुंबक क्षेत्र का बनना एक दंड चुंबक क्षेत्र के समान पाया जाता है, यानी कि किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का बनना एक दंड चुंबकीय क्षेत्र के समान पाया जाता है। तो एक धारावाही परिमित लंबाई की प्रणालिका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है, यानी यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कार की चाल पहले घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे घंटे में 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इन दोनों घंटों में कार का औसत वेग क्या हो जाएगा। तो ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस 30 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक एक समान रूप से त्वरित हो जाती है, तो उस समय अवधि में बस द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। तो ये 630 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो प्रकाश के द्वारा जो है और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पौधों में जो है उनकी दिशाओं में परिवर्तन, जिसमें पौधे के भाग बढ़ते हैं, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक छात्रा का नेत्र क्षमता -0.5 डायोप्टर है,
तो इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस फोकस दूरी और किस प्रकार की लेंस की क्षमता का उपयोग करना चाहिए? तो -2 मीटर अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। -2 मीटर अवतल लेंस का उपयोग इसको करना चाहिए। चलिए, धारावाही सीधी तार द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धारावाही सीधी तार द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो तार के तल के लंबवत होता है। तार के तल के लंबवत होता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, तार के तल के लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो ये -4 डायोप्टर हो जाएगा। 4 डायोप्टर हो जाएगा। चलिए, दो विभिन्न प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है? तो प्रथम कथन है कि प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभवांतर का मान समान होता है, यानी प्रत्येक जो प्रतिरोधक है इस पर विभवांतर का मान समान होता है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है। तो ये ऑप्शन जो है बी गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ए सही है और बी गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 2 ओम के दो प्रतिरोधक 4 वोल्ट की एक बैटरी में श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो प्रतिरोधकों में यानी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगा? तो विद्युत धारा जो है वो 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी बीम को फोकस दूरी एफ वाले अवतल दर्पण के सामने रखे जाने पर बीम के साइज का ही प्रतिबिंब बनना है तो बीम द्वारा यू कितनी होगी? तो बीम द्वारा जो है यू जो है ये 2f के बराबर हो जाएगा। बीम द्वारा यू 2f के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध हमेशा जो है अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से कम होता है। दो प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोध से कम होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक लंबी विद्युत धारावाही प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र रेखाएं किसके समरूप होता है? तो ये क्षण चुंबक के समरूप होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण प्रकाश की किरण को अपसरित करता है तो उस पर आपतित होती है दर्पण के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? एक गोलीय दर्पण प्रकाश की किरण को अपसरित करता है और उस पर आपतित होती है तो दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रथम कथन है कि प्रयुक्त दर्पण जो है ये उत्तल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगा, जब उत्तल होगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है तो ये कथन गलत है, यानी 1 और 2 ये दोनों कथन सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सही है? तो कुल प्रतिरोध सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। जब समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध जो सबसे कम प्रतिरोध है उससे भी कम होता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि धारावाही प्रणालिका के अंदर पाए जाने वाले चुंबक क्षेत्र की प्रबलता क्या हो जाएगी? तो सभी बिंदुओं पर समान हो जाएगी, यानी चुंबक क्षेत्र की जो प्रबलता है वो सभी बिंदुओं पर समान होगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि एकल फेरे पर वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबक क्षेत्र बी है तो 10 फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबक क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? तो 10 बी हो जाएगा, यानी 10 बार फेरा लगाने पर जो चुंबक क्षेत्र होगा वो 10 बी हो जाएगा। चलिए, यदि वस्तु को दर्पण की वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति क्या होगी? एक मिनट। जब वस्तु को दर्पण की वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति क्या होगी? तो ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो है बनेगा। मान चलिए अवतल दर्पण है और ये फोकस है और ये वक्रता है। तो जब वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र से पीछे रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है तो छवि की प्रकृति क्या होगी? एक अवतल दर्पण में एक अवतल दर्पण है, ये फोकस हो जाएगा और ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। कहें कि वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है तो इसकी छवि क्या हो जाएगी? एक मिनट
दोस्तों कहा कि ध्रुव, ये ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव और फोकस यहाँ पे जब वस्तु रखेगा तो प्रतिबिंब इस साइड बनेगा और ये आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, यानी ये प्रतिबिंब जो है दाहिनी ओर बनेगा और ये आभासी और सीधा बनेगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित है, यानी कौन सा बिंदु गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित है? तो ये मुख्य फोकस और दोस्तों ये जो है ध्रुव, ये मुख्य फोकस और ध्रुव जो है ये गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ये आपतन बिंदु जो है ये गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है गलत है और 1 और 3 ये सही है। चलिए, एक प्रतिरोधक जिसका मान जो है आर दिया गया है, आर 10 ओम दिया गया है और 10 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, तो 1 मिनट में उत्पन्न शक्ति यानी पी और उष्मा एच की मात्रा क्या हो जाएगी? यहाँ पे शक्ति भी पूछा है और उष्मा भी पूछा है, तो उस शक्ति हो जाएगा 10 वाट और उष्मा हो जाएगा 600 जूल, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का है। क्वेश्चन है कि यदि 2 न्यूटन का बल m1 द्रव्यमान और 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा m2 द्रव्यमान 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा यदि दोनों द्रव्यमान को एक साथ बांध दिया जाए? तो कुल जो द्रव्यमान होगा दोस्तों, यानी कुल द्रव्यमान ये 23/60 kg हो जाएगा, 23/60 kg हो जाएगा। चलिए, घरेलू प्रतिरोधकों यानी परिपथों में प्रयुक्त उपकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? घरेलू परिपथ में प्रयुक्त उपकरण के लिए कौन सा कथन सही है? तो सभी उपकरण जो है ये पार्श्व क्रम में संयोजित होते हैं, यानी घरेलू जो उपकरण होते हैं वो सभी पार्श्व क्रम में संयोजित होते हैं। तो ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, सभी समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर डाला गया दाब 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि पिंड का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है तो पिंड पर लगने वाला प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो पिंड पर लगने वाला जो प्रतिरोध हो जाएगा ये 20 न्यूटन हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गाड़ी एक समान वेग से गतिमान है और गाड़ी को रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक अवमंदन बल F लगाया गया है, यानी F लगाया गया है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है ये ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, विद्युत बल यानी विद्युत वाहक बल EMF की इकाई क्या हो जाएगी? तो ये जो है विद्युत वाहक बल यानी वोल्ट हो जाएगा, यानी विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट हो जाएगा और विद्युत वाहक बल भी इसका SI मात्रक भी वोल्ट होता है। कौन सा घटना टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जिम्मेदार होता है। चलिए, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? यानी चुंबक क्षेत्र से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो चुंबक क्षेत्र के बारे में कर रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी अंतरम जो है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। नेक्स्ट कथन है कि कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं पाई जाती है, यानी कोई भी क्षेत्र एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबक क्षेत्र की सापेक्ष शक्ति को क्षेत्र रेखाओं के निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं समवृत्त वक्र नहीं होती है, तो ये कथन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बीम की स्थिति अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। ये क्वेश्चन ऊपर भी था, जब अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच यानी यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा और बड़ा, आभासी और सीधा बनेगा। तो ये क्वेश्चन ऊपर भी था। चलिए, द्रव्यमान और जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जड़त्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति, विद्युत धारा और विभवांतर और प्रतिरोध के बीच का कौन सा क्रम जो है वो सही नहीं दिया गया है, यानी कौन सा जो फार्मूला है वो गलत दिया गया है? तो P बराबर IR ये आपका जो फार्मूला है ये गलत दिया गया है। P बराबर VI होता है, जब इसी को यानी जब तोड़िएगा तो V बराबर IR होता है, तो V का स्थान पर जो है I देंगे तो ये I² R हो जाएगा और फिर P बराबर V² R भी होता है, यानी ऑप्शन में जो है A जो है ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि
20 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा कर रही रेलगाड़ी में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न होता है, तो 5 सेकंड में इसके वेग का मान क्या हो जाएगा? तो ये 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए, रामू को 1.33 अपवर्तनांक वाला पानी का एक टब और 1.46 अपवर्तनांक वाला तेल का एक मग, 1.6 अपवर्तनांक वाले ग्लिसरीन का एक बोतल और 1.65 अपवर्तनांक वाला गिलास का एक गुटखा दिया गया है। तो प्रकाश सर्वाधिक तीव्र चाल से किस में यात्रा करेगी? तो प्रकाश जिसमें अपवर्तनांक जिसका कम होगा, पानी उसमें जो है प्रकाश उसमें सबसे तीव्र यात्रा करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पानी का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो इसीलिए जो है इसमें प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक हो जाएगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कारक की निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, ये चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित जो धारा है ये प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तन के नियम के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है? अपवर्तन के नियम के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रथम कथन है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के अपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में नहीं होता है, ये बात गलत है। नेक्स्ट है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी एक कथन असत्य है और भी सत्य है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों की परिघटना से संबंधित नहीं है? तो प्रथम कथन है कि पृथ्वी के परिध चंद्रमा की गति, ये गुरुत्वाकर्षण के जो नियम का परिघटना से संबंधित है। नेक्स्ट है चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाली ज्वार, ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नाभिक के परिध इलेक्ट्रॉन की गति, नाभिक के परिध इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है ये गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन सी जो है ये गलत दिया गया है। चलिए, खतरे के संकेत का प्रकाश आमतौर पर लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का कोहरे और धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है, यानी इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए, यदि एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से गिराया जाता है तो गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद में निहित ऊर्जा कौन सी होगी? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी, यानी इसमें गिरता हुआ वस्तु में स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। एक केजी द्रव्यमान वाले एक घन के आकार का धातु का बक्सा एक मेज की क्षैतिज सतह पर रखा गया है, यह मानते हुए कि गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो मेज की सतह पर लगने वाला प्रणोद क्या हो जाएगा? तो ये 10 न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी परिघटना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त हो जाएगा, ये वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि परावर्तन के नियम के बारे में यानी परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? तो जो परावर्तन का नियम है ये गोलीय पृष्ठ सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठ पर लागू होता है, यानी सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठ पर लागू होता है, यानी परावर्तन का नियम। अगला क्वेश्चन है कि बल के बारे में कौन सा कथन सही है? बल के बारे में कौन सा कथन का सही है? तो भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सही है, नहीं भार जो है नीचे की ओर कार्य करता है। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है, ये प्रणोद लंबवत कार्य करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों कथन जो है वो सही है, दोनों कथन सही है। चलिए, किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल पिंड के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है, यदि इस बल के कार्य करने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है तो क्या यह कार्य क्या हो जाएगा? तो क्या किया गया जो कार्य है ये -40 जूल हो जाएगा, -40 जूल हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किसके उदाहरण है? यानी स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किसका उदाहरण है? तो एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति का ये उदाहरण है। चलिए, वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण जो है ये बढ़ जाता है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण जो है ये बढ़ जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए,
अगला क्वेश्चन है कि 10 केजी द्रव्यमान वाले एक वस्तु 3 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से गति कर रही है, तो इसका अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा? तो ये 80 जूल हो जाएगा, 80 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या दैनिक जीवन में विद्युत यानी बिजली के व्यवहारिक अनुपात से संबंधित है? तो ये विद्युत ओवन और विद्युत इस्त्री, ये जो है विद्युत जो है यानी विद्युत धारा के प्रयोग में संबंधित है, विद्युत ओवन और विद्युत इस्त्री। ये दोनों जो है हीट प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या +20 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। तो फोकस दूरी इसका आधा हो जाएगा यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो है प्लस है तो ये उत्तल हो जाएगा, प्लस है तो ये उत्तल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी यानी किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध को बढ़ाएगा, यानी क्या किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध को बढ़ाएगा? तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करना, यानी धात्विक चालक को वो प्रतिरोध को अगर बढ़ाते हैं तो इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करना होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करना होगा। चलिए, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बीम दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v है, तो इस संबंध में जो है इस प्रकार व्यक्त की जाती है। तो जो आवर्धन फॉर्मूला होता है ये v/u होता है, v/u होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि अवतल और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से परावर्तन के बाद गुजरने वाली या गुजरती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण डैश से निकलती है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक गोले दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है, तो यह कहलाता है, तो ये अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि यदि किसी वस्तु की त्रिज्या r वाले वर्तुल पथ की परिध एक बार यात्रा करने में 2 सेकंड का समय लगता है, तो इसकी चाल भी को डैश से व्यक्त किया जाता है। तो चाल को मीटर पर सेकंड के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी पाई r मीटर पर सेकंड के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ये बात बिल्कुल सही है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही अधिक होगी, ये बात गलत दिया गया है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ये बात भी सही है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी कम होगी, ये बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई की एक बीम को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है, और लेंस की आवर्धन कितना हो जाएगा? तो लेंस की आवर्धन जो है ये 1/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/3। कौन सा कथन धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र रेखाओं के लिए सही नहीं है? यानी कौन सा कथन धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र रेखाओं के लिए सही नहीं है? तो वृत्तजीय और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी दीर्घ वृत्तजीय और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। चलिए, पृथ्वी का त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? तो 6400 किलोमीटर हो जाएगा। 6400 किलोमीटर जो है इसका त्रिज्या होता है, यानी पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर होता है। यदि किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी ये 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। चलिए, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित डैश के समानुपाती होता है, तो ये असंतुलित बल के समानुपाती होता है, यानी संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। यदि चालक की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए और चालक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये भी दोगुना हो जाएगा, यानी लंबाई दोगुनी करने से प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। चलिए, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक बीम को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस का आवर्धन क्या हो जाएगा? तो लेंस का आवर्धन 1/3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी 1/3 हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के रूपांतरणों के लिए मान्य है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी सभी स्थिति और सभी प्रकार के रूपांतरणों के लिए जो है ये मान्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है, यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले छड़ की ओर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो, तो ये क्या होगा? तो दोस्तों, लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी, यानी लोहे की जो छड़ है ये पानी की सतह पर तैरने लगेगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए,
अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बीम के साइज के समान होता है, तो वस्तु को किस स्थिति में रखा गया है? तो ये वक्रता केंद्र पर रखा गया है, यानी एक अवतल दर्पण है और ये फोकस हो जाएगा और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इस समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, इस समान आकार का उल्टा बनेगा और ये वास्तविक बनेगा। तो ये बात यहाँ पे पूछा है कि वास्तविक उल्टा और बीम के साइज के समान बनेगा, तो ये वक्रता केंद्र पर रखने पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई अंगुलियों द्वारा कौन सा मापदंड दर्शाया जाता है? तो ये चुंबक क्षेत्र दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी चालक में 10 सेकंड तक 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली आवेश क्या हो जाएगा? तो ये प्रवाहित होने वाली आवेश यानी कूलम जो है 10 कूलम हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि परिपथ P में निवेशित शक्ति का परिपथ में वोल्टता V और विद्युत धारा I के सापेक्ष किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो P बराबर VI होता है, ये फॉर्मूला होता है। किसी परिपथ में से 2 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की कुल मात्रा 1200 कूलम है, तो उसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ये 10 एम्पीयर हो जाएगा। चलिए, यदि कोई पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो तुरंत जी का मान क्या हो जाएगा? तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जी का मान जो है ये ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन बी ऋणात्मक हो जाएगा। मान लीजिए अवतल दर्पण पर मुख्य फोकस के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है, तो सभी परिवर्तित किरण कहाँ प्रतिच्छेदी होगी? तो ये मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेदी होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पारित चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? तो पृथ्वी के पारित चंद्रमा की जो गति होती है वो अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है। अगला क्वेश्चन कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण U, G और H किसी वस्तु को क्रमशः आरंभिक वेग, गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई है, तो इसका अंतिम वेग v है, तो किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये फॉर्मूला होता है v बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है। u को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये न्यूटन का जो है थर्ड लॉ है। चलिए, 10 केजी द्रव्यमान के एक बक्से पर 20 सेकंड तक कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि बक्से का वेग 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड कर देता है, तो ये 5 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक नियत बल F 10 केजी द्रव्यमान के बक्से पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड कर देता है, तो बल यानी कार्यरत बल का परिमाण क्या हो जाएगा? तो ये बल 20 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो हो जाएगा ये प्रकृति में प्रतिकर्षित होता है। ये गलत करा कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो है ये सही है कि किसी पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 जो है ये सही है। चलिए, 2 डायोप्टर और -0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन क्षमता जो है एकल लेंस का तुल्य होगा, यानी कितने क्षमता के एकल लेंस के तुल्य होगा? तो ये प्लस 1.75 डायोप्टर हो जाएगा, यानी इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 1.75 डायोप्टर हो जाएगा। जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं तो चम्मच में आपका एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो चम्मच का सामने वाला भाग डैश की तरह कार्य करता है, तो ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। चलिए, द्रव्यमान m और v वेग वाली एक वस्तु A की गतिज ऊर्जा है 100 जूल है, तो द्रव्यमान 2m और v वेग वाली B का गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो B का जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा ये 200 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि उनमें से किसी एक पिंडों का द्रव्यमान उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो अब पिंड के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? यानी जब
उसके प्रारंभिक द्रव्यमान के 4 गुना कर दिया जाए तो अब जो है गुरुत्वाकर्षण बल ये 4F हो जाएगा, 4F हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करते हैं तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु की गति की अवस्था में अपरिवर्तित रहती है, यानी वस्तु की गति की अवस्था अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता और फोकस लंबाई के बीच के संबंध के बारे में कौन सा कथन वो सही है? तो शक्ति फोकस लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। शक्ति जो है ये फोकस लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विस्थापन उस दिशा के लंबवत होता है जिसमें बल लगाया जाता है, यानी किसी वस्तु का विस्थापन उस दिशा के लंबवत होता है जिसमें बल लगाया जाता है। इस स्थिति में क्या कार्य क्या होगा? तो कार्य जो है ये शून्य हो जाएगा। जब विस्थापन उस दिशा के लंबवत हो तो जो कार्य होगा वो शून्य हो जाएगा। जब लंबवत हो तो कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट है कि 2 केजी द्रव्यमान के एक पिंड पर एक नियत बल 4 सेकेंड तक कार्य करता है तो इसका वेग 8 मीटर पर सेकेंड से 12 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो बल का परिमाण क्या हो जाएगा? तो बल का परिमाण ये 2 न्यूटन हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल के तंतु द्वारा 5 मिनट तक 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मान बताइए। तो विद्युत आवेश की मात्रा जो है ये 300 कूलम हो जाएगा। विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम हो जाएगी। किसी विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो परिवर्तित प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में उस यानी वह उपकरण जो परिवर्तित प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है ये धारा नियंत्रक कहलाता है। धारा नियंत्रक कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तन के नियम में से एक के अनुसार डैश किरण अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं तो ये आपतित होते हैं, यानी सभी आपतित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? प्रथम कथन है कि रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा स्थिर नहीं रहती है तो ये कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट की ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट, ये भी बात बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी दुगुना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? प्रथम कथन है कि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण मौजूद होती है, उसकी स्थिति के कारण मौजूद होती है। ये बात बिल्कुल जो है वो गलत दिया गया है। बाकी है कि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ये बात बिल्कुल सही है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और लास्ट कथन है कि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कि वस्तु में उसकी गति के कारण मौजूद होता है, यानी गतिज ऊर्जा जो है वह ऊर्जा है जो उसकी गति के कारण मौजूद होता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है। आई धारा प्रभावित करने वाले प्रतिरोध आर के प्रतिरोधक द्वारा उपयोग की गई विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? तो विद्युत शक्ति जो फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर आई स्क्वायर आर होता है। चलिए, वाहनों की पार्श्व में उत्तल दर्पण क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि यह हमेशा डैश बनाते हैं। तो उत्तल दर्पण जो है हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? तो जो परावर्तन का नियम है ये समतल और गोलीय दोनों पृष्ठ पर लागू होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 2 न्यूटन के एक बल से एक ईंट को भूमि के समांतर धकेलने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 3 जूल है तो बल के कारण होने वाले विस्थापन कितना होगा? तो बल के कारण होने वाले विस्थापन जो है ये 1.5 मीटर हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। विद्युत धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है?
तो प्रबल एक समान चुंबक क्षेत्र, प्रबल और एक समान चुंबक क्षेत्र होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो ये भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर अधिक होता है, यानी भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव पर अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चुंबक क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक द्वारा अनुभव की जाने वाली बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबक क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण निम्नलिखित में से कितना होता है? तो ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। चलिए, कौन सा कथन सही है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थान पर परिवर्तित नहीं होता है, यानी द्रव्यमान सभी जगह जो है वो स्थिर होता है, किसी भी जगह जो है परिवर्तित नहीं होता है। ये बात बिल्कुल बिल्कुल जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार जो है समय के समान अंतराल में अपनी चाल की असमान मात्रा में बढ़ाती है, तो कहा जाता है कि कार डैश से गतिमान है। तो कार जो है असमान त्वरण से गतिमान है, कार जो है एक असमान त्वरण से गतिमान है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के डैश स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के डैश स्थित होता है। यानी जो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के सामने, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है ये दर्पण के पीछे स्थित होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के डैश स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र दर्पण के डैश स्थित होता है। तो अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र सामने और उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो पीछे स्थित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी वो धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी वो ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी राशि किसी मशीन द्वारा किए गए कार्य की दर को ज्ञात करने में सहायक होती है? तो ये शक्ति, यानी कार्य की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कैपिटल जी का मात्रक पूछा है। तो कैपिटल जी का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का समान है, तो अवतल दर्पण के आसपास वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? तो ये क्वेश्चन पहले भी था, तो ये वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी परिघटना जो है ये उत्तरदायी है? तो प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए F1 बल की आवश्यकता होती है, तो 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए F2 बल की आवश्यकता होती है। तो कौन सा कथन सही है? तो जो F2 बल होगा वो F1 से ज़्यादा होगा, F2 बल F1 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधात्विक तत्व ब्रोमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो ये द्रव अवस्था होती है, ये द्रव अवस्था होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि तारे की टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना जो है ये उत्तरदायी होते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि 4 ओम यानी 4 ओम प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? तो प्रतिरोधकों में प्रवाहित जो धारा होगी वो 10 एम्पियर हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। चलिए, एक किताब मेज पर पड़ी हुई है और राहुल किताब को बल की दिशा में कुछ दूरी डी तक ले जाता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो ये धनात्मक हो जाएगा, यानी बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो जाएगा। क्षितिज के निकट देखने पर तारे की स्थिति में आभासी ऊंचाई का क्या कारण है? तो आभासी ऊंचाई का कारण है कि अभिलंब की ओर तारों की प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चुंबक के चारों ओर लोहे की बुरादा छिड़का जाता है तो वे एक पैटर्न बनाते हैं, यह पैटर्न क्या दर्शाता है? तो चुंबक क्षेत्र रेखाएं पैटर्न दर्शाता है। यदि कोई मशीन 4 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है तो उसका जो शक्ति होगा वो 125 वाट हो जाएगा, 125 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसके सिरों के बीच वोल्टता को स्थिर रखा जाए तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा?
तो विद्युत धारा जो होगा वो दुगुनी हो जाएगी, विद्युत धारा जो है ये दुगुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है कि द्रव्यमान m और v वेग से v वेग वाले गतिशील पिंडों का गतिज ऊर्जा डैश होती है। द्रव्यमान m और v वेग वाले गतिशील पिंडों का गतिज ऊर्जा जो है इसके द्रव्यमान और इसके वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इसके द्रव्यमान और इसके वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए एक पिंड के ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, फिर नीचे गिरता है। तो पिंड का कुल विस्थापन और पिंड द्वारा क्या तय की गई दूरी जो है कुल कितने हो गए? 1 मिनट। क्वेश्चन है कि एक पिंड को ऊपर की ओर 5 मीटर यानी 5 मीटर फेंकते हैं, तो इसका विस्थापन और इसका जो है दूरी बताइए। तो विस्थापन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो विस्थापन शून्य हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा और दूरी जो है 5 मीटर ऊपर गया और 5 मीटर नीचे आया तो 10 मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक परिपथ में एक 10 वोल्ट की बैटरी और 3 प्रतिरोधक R1 R2 और R3 दिया गया है, एक दूसरे को समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी सभी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो प्रभावित होने वाले प्रभावी प्रतिरोध और धारा का मान क्या हो जाएगा? तो प्रभावी जो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा वो 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा और धारा जो हो जाएगा वो 10 एम्पियर हो जाएगा, धारा 10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के U यानी वस्तु दूरी, V प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी दिया गया है और दर्पण है इसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो दर्पण का फॉर्मूला जो है पॉजिटिव होता है, यानी 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, यानी 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यानी पॉजिटिव वाला होता है। अगर नेगेटिव रहेगा तो ये लेंस हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो ये दर्पण का फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना से क्या उत्पन्न होती है? तो टिंडल प्रभाव हो जाएगा। किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस लंबाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी तारे की स्पष्ट स्थिति थोड़ी बदलती रहती है क्योंकि? तो वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होती है, वायुमंडल की विभिन्न परतों का जो घनत्व है ये अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ सभी 7 वर्णों वाले प्रकाश में कौन सा वर्ण प्रिज्म पर पड़ने के बाद सबसे अधिक विचलित होता है? तो ये बैगनी रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश कांच की प्रिज्म पर पड़ता है तो किस वर्ण में अधिकतम विचलन होता है? तो बैगनी वर्ण में, यानी सबसे अधिक जो विचलन होता है वो बैगनी रंग में सबसे अधिक विचलन होता है। कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का एक भाग है? तो ये स्थितिज ऊर्जा जो है ये यांत्रिक ऊर्जा का एक भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है तो इस क्रिया से क्या पता चलता है? तो इस क्रिया से कार्य बल के द्वारा किया गया है, कार्य बल के द्वारा किया गया है ये पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है? तो A के व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किसी पिंड पर अधिकतम होती है, किसी बिंदु पर अधिकतम होती है। तो जब यह धरती से टकराने वाली हो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे जो है इसका वेग अधिकतम होता है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 ओम के बराबर होती है, यानी वोल्ट और एम्पियर दिया गया है। तो V बराबर IR होता है, तो 1 एम्पियर पूछा है तो V/R हो जाएगा, V/R या R पूछे, यहाँ पे क्या पूछा है? तो R पूछा है, यानी V बराबर IR, यहाँ पे हमसे R पूछा है तो ये V/I हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं, बिल्कुल सही है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दाब कैसा है मतलब पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि एक एथलीट की चाल भी क्या होगी यदि एथलीट की त्रिज्या r वृत्ताकार पथ की परिधि एक बार चक्कर लगाने में t सेकेंड का समय लेता है तो ये v बराबर 2πr/t हो जाएगा, 2πr/t हो जाएगा, क्योंकि 2πr जो है ये वृत्त का जो है ये परिधि होता है और t से भाग देंगे तो यहाँ से चाल जो है वो निकल जाएगा, यानी वेग जो है वो निकल जाएगा।
चलिए, कह रहा है कि विकल्पों में दिए गए स्थिरांक मानों में कौन सा स्थिरांक मानव सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जी के बराबर होता है, यानी कैपिटल जी का मान पूछा है। तो 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरे पर लगाए गए वोल्टता के अनुक्रमणानुपाती होती है, परंतु यह एक शर्त यह है कि तापमान और अन्य भौतिक स्थितियाँ स्थिर रहना चाहिए। तो ये ओम का नियम होता है, ये ओम का नियम होता है। विद्युत धारा वाहक कुंडली के कारण चुंबक क्षेत्र तब बढ़ता है जब कुंडली में प्रवाहित धारा बढ़ जाती है, यानी चुंबक क्षेत्र तब बढ़ता है जब प्रवाहित धारा बढ़ जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु पर एक बल द्वारा किया गया कार्य को बढ़ा सकता है, यानी किसी वस्तु पर एक बल के द्वारा किया गया कार्य को बढ़ा सकता है। तो ये विस्थापन को बढ़ाना, यानी कार्य को बढ़ाना मतलब विस्थापन को बढ़ाना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विराम अवस्था से प्रारंभ करके राजू अपनी साइकिल से 1 मिनट में 24 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो साइकिल का त्वरण कितना हो जाएगा? तो साइकिल का जो त्वरण होगा, ये 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 0.1 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति करती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है ये 0.2 जूल हो जाएगा। 0.2 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान समानता किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो AMU में, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई में, AMU में व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में किस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, यानी ऋणात्मक होगा? तो ये जब बल विस्थापन दिशा के विपरीत हो, जब बल विस्थापन दिशा के विपरीत हो तो कार्य जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए, दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो निकट दृष्टि दोष में मायोपिया का उपयोग करते हैं, बात सही है। और दूर दृष्टि दोष में जो है हाइपरमेट्रोपिया का उपयोग करते हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर जो है सी, ये सही दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस परिघटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है? तो बंदूक से गोली का चलना, ये जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें, यानी बंदूक से गोली चलना, इसमें जी जो है कैपिटल जी का मान जो है यहाँ पे कैपिटल जी का मान यहाँ पे निर्भर नहीं करता है। चलिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए, अब वर्तनांक किससे संबंधित है? तो दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की गमन की चाल, इसी को अब वर्तनांक कहते हैं। दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल। जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा जो है इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लक्षण जो है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से संबंधित है? तो एक व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। ये निकट दृष्टि दोष का लक्षण है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 0.5 केजी द्रव्यमान की एक गेंद 6 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। तो गेंद की गतिज ऊर्जा जो है ये 9 जूल हो जाएगा। एक परिपथ में 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम इसी को कहते हैं, जोड़े गए हैं। तो प्रतिरोध का परिपथ में समतुल प्रतिरोध पूछा है, तो यानी जो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इसी पर जब बैठाइएगा तो इसका आंसर 20/7 ओम हो जाएगा। जूल में 1 किलोवाट घंटा का मान पूछा है, तो 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल हो जाएगा। 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल हो जाएगा। एक तार में 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब इस तार के दोनों सिरों को 4 वोल्ट की विभवांतर पर बनाए रखा जाता है, तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो 2 एम्पीयर हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। यानी कहा कि तार का 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब इस तार के दोनों सिरों को 4 वोल्ट विभवांतर पर बनाए रखा जाता है, तो तार का प्रतिरोध जो है ये 2 ओम हो जाएगा। चलिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का ऐसा मात्रक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु 10 न्यूटन का नियत बल लगने पर बल की दिशा में d मीटर विस्थापित करती है, तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा?
तो ये 10 डायोप्टर हो जाएगा, 10 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए हो जाएगा। दिए गए समय अंतराल में आरंभिक वेग और अंतिम वेग वाले कण का औसत वेग क्या होता है? तो इन 2 वेग दिया गया है, प्रारंभिक और अंतिम वेग। तो इसका औसत वेग पूछा है तो v+u/2 होता है, v+u/2 होता है। चलिए, शक्ति P, वोल्टता V और प्रतिरोध R के बारे में कौन सा कथन सही है? तो P बराबर v²/r, v² होता है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अलग अलग प्रतिरोधक के प्रतिरोध का योग होता है, यानी सभी प्रतिरोध का योग होता है। समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोध का योग होता है। चलिए, कह रहा है कौन सा जो है वो युग्म सही है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और प्रतिरोधकता इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए, नेक्स्ट है कि जब कोई पिंड गति त्वरणशील नहीं होती है तो कौन सा विकल्प दूरी समय चाल के बारे में जो है अच्छा वर्णन है? तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, ये सभी जानते हैं, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। चलिए, चंद्रमा और सूर्य के कारण उत्पन्न ज्वारभाटा के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ज्वारभाटा और सूर्य और चंद्रमा के लिए जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी होता है। यदि एक व्यक्ति 10 सेकंड में 50 जूल कार्य करता है तो शक्ति का मान क्या हो जाएगा? तो ये 5 वाट हो जाएगा, 5 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट की अनुवर्तन के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है? तो ये प्रकाश अनुवर्तन पानी की ओर संचलन, ये प्रकाश अनुवर्तन कारण होता है, ये कथन गलत दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है? तो प्रथम कथन है कि एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये बात बिल्कुल सही है। एक विद्युत धारावाही प्रणालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाया जाता है, यदि वस्तु डैश तो 1 मिनट, यानी क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाया जाता है तो यदि वस्तु डैश तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, यानी वस्तु द्वारा बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो इसका कार्य जो है ये धनात्मक हो जाएगा, यानी बल की दिशा में विस्थापित होगा तो कार्य ये धनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का घनत्व डैश है तो वस्तु द्रव में तैरती है, तो वस्तु का जो घनत्व है वो द्रव के घनत्व से कम है, द्रव के घनत्व से कम है, तो ये वस्तु जो है द्रव में तैरती रहेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग करके जो है इसको ठीक किया जा सकता है। अब वर्तनांक जो है इसका एसआई मात्रक, तो इसका कोई एक एसआई मात्रक नहीं होता है, या वर्तनांक का एसआई मात्रक नहीं होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है जो m यानी जब द्रव्यमान m और m यानी कैपिटल M और स्मॉल m की दो वस्तुएं A और B एक दूसरे से दी दूरी पर रखी जाती है तो F उनके बीच आकर्षण बल और G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी G यानी F बराबर G m1 यानी M गुने M यानी कैपिटल M गुने स्मॉल m बटे d² होता है, ये फॉर्मूला होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार डैश होता है तो पृथ्वी पर उसके भार से कम होता है, यानी पृथ्वी के भार से कम होता है, चंद्रमा पर उसका भार पृथ्वी के भार से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा हुआ है, तो बल्ब के द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा 0.1 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति कितना होगा? तो बल्ब का जो शक्ति होगा ये 20 वाट हो जाएगा, 20 वाट हो जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये पिंड का द्रव्यमान केजी होता है, पिंड का द्रव्यमान केजी और भार का ऐसा मात्रक जो है ये न्यूटन होता है, भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। चलिए, तारे का टिमटिमाना निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु 50 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो इसकी आरंभिक चाल कितना हो जाएगा? तो ये 0 हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को 50 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं तो इसका जो आरंभिक चाल होता है, यानी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे क्यों गिराते हैं तो इसका आरंभिक मान यू 0 होता है और अंतिम वेग का मान जो है ये कुछ ना कुछ होता है। तो ये यहाँ पे पूछा है तो यानी आरंभिक चाल, तो आरंभिक चाल जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, आरंभिक चाल 0 हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा संयुक्त होने पर यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यानी दोनों का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 केजी द्रव्यमान की एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये 250 जूल हो जाएगा, 250 जूल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक सीधी रेखा में गति कर रही एक वस्तु पर विचार कीजिए। वह बिंदु ए से शुरू होती है और बी पर पहुंचती है और फिर बिंदु ए से ए पर वापस आती है। तो ए और बी के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो वस्तु का निव्वल विस्थापन क्या हो जाएगा? तो नीचे वस्तु यहाँ से यहाँ पे आया और फिर वापस यहाँ पे आया तो इसका जो विस्थापन हो जाएगा वो 0 मीटर हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा। चलिए किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश Q और समय T, जिसके लिए आवेश प्रवाहित होता है और चालक से प्रवाहित होने वाली धारा के बीच का सही संबंध क्या हो जाएगा? तो Q बराबर आई टी होता है। तो यहाँ पे धारा पूछा है तो I बराबर हो जाएगा Q बट्टे टी, आई बराबर Q बट्टे टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए वस्तुओं को अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये जड़त्व कहलाती है, ये जड़त्व कहलाती है। कारों के पथ दृश्य दर्पण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कहता है? तो यानी कारों में पथ दृश्य यानी पीछे की वस्तु को देखने के लिए जो है ये उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड विराम अवस्था से आरंभ होकर एक इमारत से गिरता है और 2 सेकंड में धरती पर पहुंचता है। तो जब पिंड धरती पर पहुंचेगा तो उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग जो है ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है। यह गति के किस नियम का उदाहरण है? तो ये गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार 3 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर उस पिंड का भार कितना हो जाएगा? तो ये 18 न्यूटन हो जाएगा, यानी छगुना हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 3 न्यूटन है तो पृथ्वी पर इसका छगुना हो जाएगा, यानी 18 न्यूटन हो जाएगा। चलिए किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा जो है वो संग्रहित हो रही है? तो रबर बैंड का खींचना यानी रबर बैंड में जो है ये स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। एक दंत चिकित्सक आमतौर पर किस दर्पण का उपयोग करता है? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ये दांत चिकित्सक जो होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कुली जमीन से 10 केजी भार का सामान उठाता है, उसे जमीन से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो 10 ग्राम जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10 ग्राम जूल हो जाएगा, 10 जी जूल हो जाएगा, यानी 10 गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी सॉरी स्मॉल जी जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा सही युग्म हो जाएगा? तो त्वरण का जो SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए कौन सी प्राकृतिक घटना चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है? तो ये ज्वारभाटा जो है चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर होगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितना होगा? तो ये 40 जी जूल हो जाएगा, 40 जी जूल हो जाएगा। चलिए जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये गति की दिशा के विपरीत होता है। गुरुत्वाकर्षण बल गति की दिशा के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप और 2 ओम प्रतिरोध के चालक 24 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयुक्त है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितना हो जाएगा? तो ये 2 ओम हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा, यानी धारा पूछा है तो 2 एम्पियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
600 न्यूटन का एक लड़का 10 मीटर की ऊंचाई पर एक रस्सी द्वारा चढ़ता है, तो इस कार्य को पूरा करने में उसे 20 सेकंड लगता है। तो उसके द्वारा व्यय की गई शक्ति क्या होगा? तो 300 वाट होगा। 300 वाट हो जाएगा, इन 300 वाट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक बस शुरुआती की दूरी 30 सेकंड में, यानी 60 मीटर की दूरी 30 सेकंड में, फिर अगले जो है ये 80 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय करती है। तो मीटर पर सेकंड में बस की औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल जो है ये 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक तनी हुई रबड़ पट्टी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि 12 ओम प्रतिरोध के चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक में विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये 24 वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर 24 वोल्ट हो जाएगा। कौन सा युग्म यानी समान है? तो ये कार्य और ऊर्जा इसकी SI मात्रक समान होता है। कार्य और ऊर्जा की SI मात्रक समान होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरामावस्था से प्रारंभ करके एक कार 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चल रही है, तो 20 सेकंड के बाद कार का वेग क्या होगा? तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यदि कोई वस्तु वस्तु बिंदु ए से दाईं ओर 10-15 मीटर की ओर गति करती है, फिर उसी बिंदु ए तक पहुंचने के लिए विपरीत दिशा में 15 मीटर की गति करती है, तो उसके द्वारा क्या गया विस्थापन कितना हो जाएगा? तो 0 मीटर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे गया और फिर वापस आ गया, तो इसका विस्थापन जो है 0 हो जाएगा। चलिए, संवेग का ऐसा मात्रक जो है ये केजी मीटर पर सेकंड होता है। संवेग का ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार यानी 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार जो है ये 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना कम होता है, तो इसमें 6 से भाग देंगे तो 10 न्यूटन हो जाएगा। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की वस्तु यानी m द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग p क्या होगा? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो एक वस्तु को एक न्यूटन के एक नियत बल से धकेला जाता है, तो बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है, तो बल के द्वारा क्या कार्य क्या हो जाएगा? तो +1 जूल हो जाएगा। +1 जूल हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक मजदूर 10 केजी चावल को एक बोरी ज़मीन से उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर की ऊपर एक ट्रक पर रखता है, तो चावल की बोरी पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो ये 200 जूल हो जाएगा। 200 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 प्रतिरोध 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम के संयोजन में किस प्रकार जोड़ा जाए कि कुल प्रतिरोध 13 ओम हो जाएगा? तो इसको सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो कुल प्रतिरोध 13 ओम हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो वस्तुओं के द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी की पर निर्भर करता है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य का मात्रा मापने के लिए उपयोग की जाने वाले मात्रक कौन सा है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा निम्नलिखित में से विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है? यानी कथन दिया गया है कि गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है। गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है। यानी कौन सा कथन जो है वो सही है? तो पसीना के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है। यानी पसीना के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है, जो शरीर की सतह से गर्मी को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व्याख्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रामू 1 न्यूटन का बल प्रयोग करके एक विशाल चट्टान को ढकेलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चट्टान जरा भी नहीं हिलती है, तो रामू के द्वारा क्या गया निबल जो है यानी कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका कार्य जो है 0 जूल हो जाएगा। यानी इसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है, इसलिए यह 0 हो जाएगा। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक न्यूनतम जो दूरी होता है वो विस्थापन होता है। चलिए, नेक्स्ट कि किसी गतिमान पिंड द्वारा उसकी गति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये गतिज ऊर्जा होती है। यानी किसी गतिमान पिंड द्वारा उसकी गति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। एक लड़की एक ट्रॉली को नियत बल F से दूरी S तक ढकेलती है, क्या कार्य क्या हो जाएगा? तो कार्य जो है F गुणे S हो जाएगा। यानी कार्य बल गुणे विस्थापन होता है।
चलिए, किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा में डैश शामिल है, तो किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा में क्या शामिल होता है? तो ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों शामिल होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा ये दोनों का योग होता है। दाब का सन्मात्रक पूछा है, तो ये दाब का सन्मात्रक पास्कल होता है, पास्कल होता है। चलिए, किसी पिंड यदि किसी पिंड पर 2 न्यूटन का एक नियत बल इस प्रकार लगाया जाए कि लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन शून्य हो, तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो ये 0 हो जाएगा, यानी कार्य जो है ये 0 हो जाएगा। यानी विस्थापन शून्य है, यानी विस्थापन अगर शून्य है तो कार्य भी जो है ये शून्य हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया 5 न्यूटन बल उसे उसकी आरंभिक स्थिति से 3 मीटर विस्थापित कर देता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो कार्य बल गुने विस्थापन होता है, तो ये 15 जूल हो जाएगा, यानी 5 गुने 3 15 जूल हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु एक समान गति में है, तो कौन सा वाक्य सही है? तो वस्तु एक नियत चाल से गति कर रही है। यदि कोई वस्तु एक समान गति में है, तो वस्तु एक नियत चाल से गति कर रही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक प्रेरणा की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये फैराडे के द्वारा, विद्युत चुम्बक प्रेरणा की खोज फैराडे के द्वारा जो है ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाए जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन होता है, चंद्रमा पर मापे जाने पर इस वस्तु का भार कितना हो जाएगा? तो ये जो है 10 न्यूटन हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर जो है 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर ये 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 6 से भाग लग जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किए गए कार्य किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, बल गुने विस्थापन होता है। कौन सा उपकरण फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा संचालित होता है? तो विद्युत मोटर जो है ये फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के द्वारा संचालित होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि यदि एक फुटबॉल का द्रव्यमान 3 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा? तो ये यहाँ पे स्मॉल जी का मान दिया गया है, जब इसको गुणा कीजिएगा तो 29.4 न्यूटन हो जाएगा, 29.4 न्यूटन हो जाएगा। 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होता है? तो ये 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। चलिए, कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का, यानी कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक समान होता है। चलिए, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा होता? तो आकाश का रंग काला होता है। कौन सा रंग? तो ये काला रंग होता है। एम द्रव्यमान वाली एक समान वेग v से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पूछा है, तो 1/m(v²) 1/2m(v²) ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गति के प्रथम नियम, तो जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम कहते हैं। गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। एक विद्युत जल तापक विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है? तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है इसका मान 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन में इसका दी हो जाएगा 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से गति करती है, तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा दाब का मात्रक है? तो ये पास्कल जो है ये दाब का मात्रक होता है। ग्रह किस बल के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ये चारों ओर चक्कर लगाती है। चलिए, बंदूक की गतिमान गोली में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो बंदूक की गतिमान गोली में एक गतिज ऊर्जा होती है। एक पिंड पर 10 न्यूटन का एक नियत बल लगाने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है, तो कार्य हो जाएगा, यानी बल गुने विस्थापन होता है, तो ये 20 जूल हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है? तो पृथ्वी की चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह हो जाएगा, यानी पृथ्वी की चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह हो जाएगा। यानी इसमें जो है एक समान वृत्तीय गति होता है। बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की एक वस्तु का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा को निम्नलिखित में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो स्थिति ऊर्जा जो इसका फॉर्मूला होता है mgh, ये स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, तो यानी कौन सा बल
या त्वरण उत्पन्न करता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ये त्वरण उत्पन्न होता है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये त्वरण उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत बल में विद्युत ऊर्जा डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो एक विद्युत बल में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा जो है ये प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इन टोटल जो है फिजिक्स का 305 क्वेश्चन था। अब यहाँ से जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है केमिस्ट्री का कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और नए सब्सक्राइबर जो भी दोस्त नए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का आप लोग को जल्द मिले। और इस वीडियो को आप लोग जो है अपने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम में एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम जो है लिंक नीचे मिल जाएगा, या NKYGK मास्टर सर्च करके भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।